नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर कि क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होने वाला है। नाउ सबसे पहले तो अभी अगर हम बात करें, ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं। तीसरा दिन है इस कॉन्फ्लिक्ट का और दोनों देशों ने ही अब एक दूसरे के जो ऑयल डिपो है जहां पर ये कंट्रीज ऑयल स्टोर करते हैं, सीधा वहां पर मिसाइल्स मारने स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो सामने आई है जहां पर तेहरान जो कैपिटल है ईरान की, वहां पर जो ऑयल डिपो है ये जल रहा है। वर्ल्ड मीडिया ने इसलिए आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, तेहरान इज बर्निंग, तेहरान इज बर्निंग। सिमिलरली इजराइल का जो शहर है हाइफा, जिसका हाइफा टर्मिनल रिसेंटली एक्वायर किया था अडानी ग्रुप ने, वहां पर भी ईरान ने बॉम्बिंग करी है। दोनों देश पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को डैमेज करने की, मगर ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ज्यादा पावरफुल इस वक्त इजराइल दिख रहा है, क्योंकि इजराइल आराम से ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स, फ्यूल डिपो, इनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। और इजराइल ने रिसेंटली एक वीडियो में यह भी दिखाया कि ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ये मार चुके हैं, न्यूक्लियर साइट्स को ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। मगर ये सब चीजें देख करना एक कंट्री इस वक्त बहुत ही नर्वस फील कर रहा है, वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। ये एक आर्टिकल है कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एंड प्रोबब्ली द मोस्ट एंटरटेनिंग मैन इन ऑल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा होना होगा, सभी मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा होना होगा, नहीं तो फेस इंडिविजुअल टारगेटिंग, नहीं तो एक एक करके हर कंट्री को कोई ना कोई देश टारगेट करता रहेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, उसके बाद पाकिस्तान में एक और बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है असद कैसर, इन्होंने भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा, गॉड फॉरबिड ईरान के बाद हमारा नंबर ना आ जाए। क्योंकि जब पाक भारत तनाजा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। ना ये जो आज के समय पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आप देख रहे हो, लगातार ये स्टेटमेंट बोली जा रही है कि ईरान के बाद हमारा नंबर है, ईरान के बाद हमारा नंबर है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि सोशल मीडिया पर रिसेंटली ना बेंजामिन नेतन्याहू की एक पुरानी वीडियो वायरल हो गई थी। कई लोग इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पर लिखा है कि जी डेट की कंफर्मेशन नहीं है। वो कंफर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा वैसे, मगर इस वीडियो में नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है और ईरान पाकिस्तान जैसे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होने नहीं चाहिए अगर हमको विश्व शांति बनाकर रखनी है। और इस पूरे इंटरव्यू की एक छोटी सी जो क्लिपिंग है ये कई लोगों ने शेयर करी है ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाएंगे अभिजीत अय्यर मित्रा ने ये ट्वीट करी है और यहाँ पे 30 सेकंड की जो ये वीडियो है ये शेयर करी है। ये जो 30 सेकंड की जो वीडियो है ये देखिए, फिर जो एक्चुअल वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because नाउ ये वीडियो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। बिल्कुल नेतन्याहू ने ये कहा था कि ये इजराइल का काम है कि किसी मिलिटेंट इस्लामिक संगठन के पास या कंट्री के पास ये न्यूक्लियर वेपन ना पहुंच जाए, इससे विश्व शांति को काफ़ी नुकसान हो सकता है और ये कहते हैं कि काफ़ी डेंजरस होगा ये पूरी दुनिया के लिए। बट जो ये एक्चुअल वीडियो है ना, ये आज से 10-15 साल पुरानी है और इधर आप देख पाओगे ये है वो एक्चुअल वीडियो। ये एक इंटरव्यू की वीडियो है जहां पर नेतन्याहू से सवाल पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके हिसाब से क्या है। ना नेतन्याहू के बारे में मैं ये बोलूंगा, इस वर्ल्ड लीडर के पास ना प्रॉपर क्लैरिटी है। नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स कभी फ्लिप फ्लॉप नहीं करती। ये जो बात बोलते थे आज से 20 साल पहले, वो 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले और आज भी आप देखोगे इनके माइंड में सेम क्लैरिटी मिलेगी कि इनको करना क्या है। ट्रंप मैं कहूँगा बहुत ही लकी हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के लीडर है, नहीं तो किसी और कंट्री के वो लीडर होते तो अब तक वो कंट्री काफ़ी डैमेज फेस कर चुका होता, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ और स्टेटमेंट्स और जो भी उनकी विचारधारा है बदलते रहते हैं। काफ़ी बार इलेक्शन से पहले कुछ कहते हैं, जब एक बार चुन के आ जाते हैं फिर स्टेटमेंट्स कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो नेतन्याहू का यहाँ पे आप आंसर देखिएगा
इनसे पूछा गया व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व इट टुडे। अब यहाँ पर नेतन्याहू बोल सकते थे कि जी क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, डेजर्टिफिकेशन हो रही है वगैरह, मगर इनका माइंड क्लियर है। इनको पता है कि इनके कंट्री के पर्सपेक्टिव से एक मिलिटेंट इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। Question. Let's see if you can try and give us. I just gave the answer. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan, or more specifically, a Taliban takeover of Pakistan. ना ये पूरी वीडियो है। आखिर का जो पार्ट है इन्होंने यहाँ पर कहा पहला खतरा ईरान है, दूसरा खतरा पाकिस्तान है, और फिर इन्होंने थोड़ा सा एक एडिशन में ये कहा स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ पाकिस्तान पर अगर तालिबान कल को कब्जा कर लेता है तब पाकिस्तान भी इनके लिए एक टारगेट बन जाएगा। अभी के लिए करंट फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान एक पपेट है यूएसए का। किसी पाकिस्तानी को ये बात सुन के बुरा लगता है, नहीं लगता, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। ठंडे दिमाग से सोचोगे यू विल रियलाइज दैट एज वेल। इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, उसके अगेंस्ट दुनिया भर के केसेस वगैरह करके जेल में डाल दिया है और वो तब से जेल में ही है। लगता नहीं है कि कभी बाहर आने वाला है। सिमिलरली आप हिस्ट्री में देख लीजिए, पाकिस्तान में किसी भी लीडर ने यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने की कोशिश करी है, इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। और आज भी यूएसए ने अपने F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दिए हैं और उन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए भी यूएस रेगुलरली $400 मिलियन पाकिस्तान को देता रहता है। जिस दिन इजराइल को दिख गया कि अब पाकिस्तान आज्ञाकारी बच्चा नहीं रहा, अब हमारी बात नहीं सुन रहा, तालिबान का टेक ओवर हो गया है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारा कंट्रोल था वो भी अब जा चुका है। जबकि अभी भी आप देखो पाकिस्तान में आए दिन इजराइल के झंडे, यूएसए के झंडे जलाए जाते हैं, मगर इजराइल फोकस करता है इनके लीडर्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल आसिम मुनीर और इससे पहले जो जनरल बाजवा था, इन सब के जो अकाउंट्स हैं ये सब यूएस डॉलर्स में पड़े हैं अमेरिकन बैंक्स में। इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो यूएस में हुई है। इनको आज भी सर्वाइवल के लिए जो मेजॉरिटी पैसा चाहिए होता है ये आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से मिलता है, जिससे पाकिस्तान सस्टेन कर पाए। तो चाहे सड़कों पे नेतन्याहू, ट्रंप और बाकी जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता है जो आम पाकिस्तानी है उसकी क्या सेंटिमेंट है, मगर जो इनके नेता हैं ये काफी हद तक यूएस के कंट्रोल में है। जिस दिन नेता हाथ से बाहर निकल गए इनके और यूएसए को लगा कि अब खतरा है, उस दिन बिल्कुल जो ईरान के साथ आज के समय इजराइल कर रहा है पाकिस्तान के साथ भी सेम हो रहा होगा। दैट इज वेरी मच करेक्ट। और आपको सच में अगर इंडिकेशन देखनी है ना कि आपको जानना है कि सच में अब इजराइल, यूएस ने पाकिस्तान से उम्मीद छोड़ दी है, वो मान के चल रहे हैं कि ये कंट्री भी अब हाथ से निकल गया है और अब इस कंट्री को भी हमको अटैक करना होगा। उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर उनमें कोई ना कोई किल स्विच होगा। यूएस इनको बिल्कुल यूजलेस बना देगा। इनकी मेंटेनेंस वगैरह जो करने का प्रोसेस है ये रुक जाएगा। बट अगेन देखिए, पाकिस्तान की जो एलीट है, जो इनके यहाँ अमीर लोग हैं, उनमें इतना दिमाग है कि ये कभी तालिबान को ओवरटेक करने नहीं देंगे अपने देश में, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इट विल ब्रेक इनटू मैनी पीसेस। बट इंडिया के लिए ये मैं कहूँगा एक एश्योरेंस की बात है कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चला जाता है, इनकी सरकार गिर जाती है, तालिबानी सरकार यहाँ पे आ जाती है और बिल्कुल यहाँ से रेफ्यूजीज और देशों में भाग रहे हैं, उस केस में बिल्कुल इजराइल प्रोएक्टिव हो जाएगा। जो ईरान को एज ए थ्रेट देखता है, इजराइल सेम थ्रेट ये देखेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो कल को इजराइल की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। सो दिस इज ए जियोपॉलिटिकल रियलिटी। अच्छा लग रहा है देख करके, प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर एविडेंस के साथ ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि काफी बार जब ये बात रैंडमली आपका होना तो लोग इसको इतना मानते नहीं है। बट आज के समय जो ईरान से दृश्य आ रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है ईरान को, आई कैन प्रीटी मच से फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में स्थिति खराब होती है, पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, किस कंट्री की मेंस क्रिकेट टीम है जिसने रिसेंटली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? काफी चर्चा में है ये टूर्नामेंट आज के समय, क्योंकि जो विनर है इट इज ए हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर देम। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपकी ऑप्शन आपको बताना है किस कंट्री ने जीती है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ 2025। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इंडिया, साउथ अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, करियर 247 और फेडरल बैंक आपके लिए लेके आए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपना करियर स्टार्ट करने की इन द बैंकिंग सेक्टर। आप शुरू कर सकते हैं अपना करियर एज एन एसोसिएट ऑफिसर इन सेल्स, और इसमें आपकी तरफ से कितना खर्चा होगा, बस फॉर्म फिल करने का आपका यहाँ पे खर्चा होगा, जीएसटी वगैरह सब मिलाकर 413 रुपए फॉर्म भरने के आपके पैसे लगेंगे। उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी। मगर यहाँ पे देखिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, और फेडरल बैंक इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। पहली बात, आपकी जो एज है 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जो प्लेस ऑफ डोमिसाइल है, मतलब आपकी स्टेट, ये महाराष्ट्र होनी चाहिए। जी हाँ, आप बाकी स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, पंजाब या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। फ्यूचर में देखिए हम कोशिश करते रहेंगे, बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाते रहेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग फेडरल बैंक की ये वाली जो पोस्ट है, दिस इज प्राइमरली फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपकी जो मिनिमम एग्रीगेट है ये 50% या उससे ऊपर होनी चाहिए थ्रू आउट क्लास 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि अपना करियर कैसे स्टार्ट करे, जॉब एक्सपीरियंस कैसे गेन करे, क्योंकि बिना जॉब एक्सपीरियंस के इनिशियली नौकरी लगती भी बहुत ही मुश्किल से है। यहाँ पे आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर है। फेडरल बैंक एज यू नो एक नामी बैंक है भारत का। यहाँ से अपना करियर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है ये काफी बढ़ जाएगी। आप फाइनली अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन प्रॉपरली स्टार्ट योर करियर। तो आपको यहाँ पर करना सिंपली क्या है, जो वीडियो भी आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स, अप्लाई नाउ। इस लिंक पर करिए क्लिक। इधर आपको यहाँ पर दिख जाएगा फेडरल बैंक ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन। ये अपनी जो भी वेरिफिकेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फोटो, सिग्नेचर, ये अपलोड करिए। एक जो फॉर्म फिल करने की जो फीस होती है, टोकन फीस, ये यहाँ पर भर दीजिए, डिक्लेरेशन कर दीजिए यहाँ पे अपना, और यहाँ पे आप शामिल हो जाएंगे इस रेस में। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक गया तो बिल्कुल आपकी पहली जॉब स्टार्ट हो सकती है विद फेडरल बैंक। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट, कोशिश करिए, प्रयास करिए। अगर जॉब लगती है ग्रेट, अगर किसी वजह से बात नहीं बन पाती, करियर 247 आपके लिए वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहेगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।